हमने मनु के सामान्य परिचय के पश्चात अभी हम अध्ययन करेंगे मनु का सामान्य दर्शन। मनुस्मृति जो लिखी गई, एक प्रकार से क्या अर्थ है मनुस्मृति का? अर्थात मनुस्मृति मानव विचार की एक आचार संहिता है, कोडिफिकेशन है कि मनु के द्वारा यह जाना गया कि एक व्यक्ति सामान्य जीवन में समाज के साथ रह के किस तरह का आचार और विचार अपना रखे, उसका कोडिंग की जाए। क्यों? क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उसमें अत्याचारी अन्यायी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई थी तथा गरीब व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति, दमित वंचित जो भी व्यक्ति था, उसका शोषण किया जाता था एक ताकतवर संस्था के द्वारा। तो हम ये कहें दूसरे भाषाओं में जिसकी लाठी उसकी भैंस, या ये कहें कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने वाली एक आतताई व्यवस्था का जन्म हो चुका था। उस आतताई व्यवस्था को संचालित, इस व्यवस्था को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए मनु के द्वारा एक मनुस्मृति लिखी गई, अर्थात मानव के संबंध में आचार संहिता है, कोडिफिकेशन है कि एक मनुष्य को समाज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मनु के सामान्य दर्शन का आधार जो है कि उसकी मनुस्मृति का जो आधार है वो है दो तरह का धर्म, अर्थात एक सार्वभौमिक धर्म और दूसरा जो धर्म है वो विशिष्ट के रूप में। तो सार्वभौमिक धर्म जिसे कहें, हमें जिसे साधारण धर्म कहें, साधारण धर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, नैतिकता, रीति, धर्म इनका पालन करना चाहिए। व्यक्ति का साधारण धर्म है जिसे सार्वभौमिक धर्म भी कहते हैं, अर्थात युगों के रूप में हम देखते हैं तो एक प्रकार से 4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों के चारों युगों में जब एक सामान्य धर्म या सार्वभौमिक धर्म की बात की जाती है तो मनु महोदय का कहना है कि एक सामान्य, सबके लिए एक सामान्य आचरण के धर्म के अंतर्गत नियम हैं, जैसे सत्य, अहिंसा का पालन किया जाए, झूठ नहीं बोला जाए, आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित नहीं किया जाए, नैतिकता या रीति नीति या संस्कारों को परंपरागत रूप से मानते हुए आचरण करना चाहिए, जिससे एक समाज की सामान्य व्यवस्था बनी रहे। ये तो हुआ एक साधारण धर्म या सार्वभौमिक धर्म जो सभी युगों के रूप में जाना जाता है, या एक सत्य, अहिंसा के रूप में जाने जाने वाला युगों का परिचायक है। दूसरा जो धर्म है वो मनु कहता है विशिष्ट धर्म, और विशिष्ट धर्म का आधार है वो है मनु की वर्ण व्यवस्था। अर्थात वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? और वर्ण व्यवस्था का जो धर्म है वो विशिष्ट धर्म है, और मनुष्य का व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ के मनु महोदय कहते हैं कि मनुष्य को एक व्यक्ति के रूप में होने के साथ जिस भी वर्ण से वो संबंधित है उस वर्ण का पालन करे और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, अपने क्रियाक्रम के जो भी नियम हैं उनमें अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करे, तो उसका विशिष्ट धर्म है। अब ये वर्ण है क्या, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, और वर्ण व्यवस्था का संचालन का मुख्य कारक क्या है? जो एक ऑर्थोडॉक्स जो बात है, ये जो वर्ण व्यवस्था का आधार जो बनाया है मनु ने, इसकी क्यों तो आवश्यकता पड़ी, और इस आवश्यकता का वर्तमान समय में क्यों आलोचनात्मक रूप से इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए विश्लेषण का बिंदु है ये वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से सामान्य आचार संहिता, या यूं कहें एक सामान्य धर्म, सभी धर्मों के अलावा जो कॉमन नैतिकता है, जो सत्य अहिंसा है, उसके अलावा व्यक्ति और समाज का एक विशिष्ट धर्म बनता है, जो विशिष्ट कार्य बनता है या विशिष्ट कर्तव्य पालन बनता है, उसका पालन वर्ण व्यवस्था में किया जाता है। अब ये इससे क्या बनेगा? वर्ण व्यवस्था को बनाने का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति और समाज इस वर्ण व्यवस्था के आधार पे ही मनु महोदय व्यक्ति और समाज की संरचना और व्यक्ति और समाज की आचार संहिता या कोडिफिकेशन करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य है वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पे उन्हें अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य को संपूर्ण करे। अर्थात कर्तव्य के विभाजन, ये कार्य विभाजन का सिद्धांत भी लागू होता है इसमें, कि जिस व्यक्ति को जिस वर्ग में शामिल है उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्यों की पालना करनी है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो यदि एक व्यक्ति समाज में रहते हुए किसी दूसरे वर्ग या वर्ण के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते तो सामान्य न्याय का सिद्धांत है। क्यों सामान्य न्याय के सिद्धांत की पालना करनी पड़ी? क्योंकि मनु का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मनु ने जिस समाज, जिस राज्य और जिस व्यक्ति की कोडिफिकेशन करने
बनाने की परिकल्पना की है, जो हाइपोथेसिस बनाई है, उसका बेसिक आधार यह है कि मत्स्य न्याय की व्यवस्था, अर्थात जो आतताई समाज है, जो ताकतवर लोग हैं, वो कमजोर वर्ग का शोषण करता है, और एक समाज में संक्रांति काल यानी समाज की व्यवस्था इतनी संक्रमित अवस्था में है कि व्यक्ति भयभीत है, आशंकित है, डरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने हेतु कैसा व्यवस्था बनाई जाए ताकि समाज में शांति, पीस की स्थापना हो और आंतरिक रूप से शांति और बाह्य रूप से सुरक्षा हो। यही तो बेसिक आधार है मनु का उत्पत्ति करने का, राज्य का, व्यक्ति का और समाज का। तो अब इसमें कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से समाज को अलग अलग वर्ग में, अलग अलग वर्ण में विभाजित किया जाए, और उस अलग अलग वर्ण और अलग अलग वर्ग को विभाजित करने पर उनके कार्यों का विभाजन भी कर दिया जाए। जब सभी व्यक्तियों का कोडिफिकेशन हो गया, काम का भी कोडिफिकेशन हो गया, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य पालन की पालना करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में समाज में होने वाला संक्रमण व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी संभव नहीं होगा। अर्थात जिसको जो काम है वो काम करता रहे, तो इसे कहेंगे कर्तव्य विभाजन या कर्तव्य विभाजन का सिद्धांत। तो इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो आपस में बांटा गया है उसका मुख्य रूप से कार्यों का विभाजन करना था, ताकि समाज व्यवस्था में होने वाला संक्रमण और समाज व्यवस्था में होने वाला आतताई रूप या समाज व्यवस्था में होने वाली अशांति से बचा जा सके, और व्यक्ति विशेष है वो भयभीत या आशंकित नहीं रहे और एक ऐसी व्यवस्था का पालन करे जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। अब वर्ण व्यवस्था में इन्होंने कहा कि 4 वर्ण होंगे। मनु महोदय के द्वारा वर्ण व्यवस्था का आधार रखते हुए 4 वर्णों में विभाजित किया, 4 वर्ग के रूप में इन्होंने विभाजित किया कि पहला होगा ब्राह्मण, दूसरा होगा क्षत्रिय, तीसरा होगा वैश्य और चौथा होगा शूद्र। इन चारों वर्णों के माध्यम से 4 वर्गों का रूप बनाते हैं और इनको अलग अलग कार्यों का विभाजन करते हैं। इनका कार्य का विभाजन है, उसके आधार पे मनु के द्वारा इनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं तथा इनकी उत्पत्ति की हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है वो भी अलग अलग है। कैसे? कहते हैं ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का जन्म और क्षत्रिय का जन्म और वैश्य का जन्म, ये सब अलग अलग तरीके से इनमें डिफाइन किया गया है, और इस डिफाइन के अंतर्गत कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ग है वो एक प्रकार से मुख से जन्म लेगा, क्षत्रिय है वो बाहु से जन्म लेगा, भुजा से, वैश्य है वो उदर से जन्म लेगा, और शूद्र है वो पैर से जन्म लेगा। एक हाइपोथेसिस है, एक कल्पना है, मनु की कल्पना है कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने हेतु किस तरह से व्यवस्था को बनाया जाए। इसमें किसी भी आधारहीन है, ये काल्पनिक रूप से एक व्यवस्था को जनाने के लिए एक दर्शन है, और उसको जब तार्किक रूप से सिद्ध कर दिया जाता है तो दर्शन वो सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो इस हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा मनुष्य कि ब्राह्मण है वो मुख से, और क्षत्रिय हो बाहु अर्थात शक्तिशाली रूप होता है, वैश्य व उदर अर्थात पेट से, और शूद्र है वो पैर होता है। अब इन्हीं के आधार पे इन चारों का वर्णों का जो व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत समाज में इनके कार्यों का विभाजन कर दिया गया। इनके कार्यों का विभाजन कैसे हुआ? इनके कार्यों का विभाजन करेंगे तो हम ब्राह्मण वर्ग है वो करेगा वेदों का अध्ययन और ज्ञान से संबंधित जो भी कार्य है, पठन पठान है, वो करना है। दूसरा जो है क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य होगा कि रक्षा करना, कि राज्य की रक्षा करना तथा अपने आंतरिक व बाह्य रूप से वेदों का ज्ञान तो करना है, पठन पठान करना है, लेकिन मुख्य कार्य है वो रक्षा करना है। वैसे है वो वेदों का ज्ञान तो रखेगा, लेकिन व्यापार, कृषि, पशुपालन इनसे संबंधित कार्य करने हैं वो वैश्य के होंगे। और चौथा जो शूद्र है, इसके लिए कहा गया कि तीनों जो ऊपर के वर्ग हैं इनकी सेवा करना और किसी भी वर्ग से ईर्ष्या न पैदा करना। ये जो चौथा वर्ग है इसके कार्य का विभाजन किया गया कि ये तीनों जो ऊपर के वर्ग हैं इनके प्रति किसी भी भांति की ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करना तथा उनकी सेवा भाव रखना ही शूद्र का कार्य है, शूद्र का कार्य है। तो इसके माध्यम से वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि किस तरह से एक व्यक्ति समाज के रूप में संरचना के रूप में संचालित करता है तथा उनके अपने अपने उद्गम के क्षेत्र हैं तथा उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं तथा उन्हीं के अनुसार सभी से मिलकर अपने अपने कार्यों का विभाजन होने से व्यक्ति और समाज में न्याय की स्थापना होगी और एक व्यक्ति और समाज के रूप में एक संरचनात्मक रूप से आधार तैयार करता है। तो ये मनु की हाइपोथेसिस है। हम अगली इसी
ऐसे अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इसके परंपरागत रूप से इसमें रही हुई कमियों के आधार पर वर्तमान समय में आलोचना का बिंदु क्यों है, तथा मनु के द्वारा दी गई हाइपोथेसिस में क्या काल्पनिक रूप से कमजोरी रही ताकि इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यह हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।